हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। मैं हूं कुलदीप और आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 2019 का एसएससी सीपीओ का जीएस का पेपर। उसमें आए जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको और गारंटी से आपको इससे बहुत लाभ होगा। जो भी सीपीओ का एग्ज़ाम देंगे उन्हें तो होगा ही, बल्कि जो भी कैंडिडेट्स रेलवे, एसएससी, व्यापम, पुलिस, बैंक, एसआई इन सभी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बता दूं आपको, ये जो हमारा सीपीओ के पेपर का सेकंड पार्ट है ये वाला, और इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है पहले वीडियो में। उसमें 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? एक प्रोग्राम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका मतलब है राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम ये 2004 में शुरू किया गया था भारत में, जिसका उद्देश्य था कि जो भारत में पिछड़े ज़िले हैं, ऐसे 150 ज़िलों में शुरू किया गया था। भारत में जितने भी पिछड़े ज़िले हैं उनमें ये काम शुरू किया गया था, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जिसका उद्देश्य था मजदूरी रोजगार पैदा करना, मजदूरों को रोजगार पैदा करना। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 5, 2 या 3। तो सही आंसर होगा 3। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है आपकी, वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। जिसकी शुरुआत कब की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की? ये 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 1959 में, गांधी जयंती के दिन 1959 में ये शुरू की गई थी। और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? आपके ऑप्शन है ओपेक, गेट्स, CITES या ब्रिक्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है साइट्स, यानी कि CITES। अब बात करें इस साइट्स के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, ये आपका फुल फॉर्म है। और ये जो साइट्स है, ये वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? साइट की शुरुआत 1 जुलाई 1975 में शुरू की गई थी। और भारत इसका सदस्य देश कब बना? भारत बना था 18 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर 1976 में इसका सदस्य बना। जो कि भारत इसका सदस्य देश कौन से नंबर का था? वो था 25वां सदस्य। और वर्तमान में इसकी आपसे सदस्य संख्या भी पूछी जा सकती है, तो साइट्स की सदस्य संख्या है 183। वर्तमान में 183 सदस्य देश हैं साइट्स में। अब बात करें ओपेक की, क्योंकि जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी हैं वो कंप्लीट करा दे रहा हूँ आपको। उनमें से कोई एक अगले
पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ओपेक की बात करें, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये आपका ओपेक का फुल फॉर्म है, जिसका मुख्यालय वियना, मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। और इसके ओपेक के सदस्य देश कितने हैं? वो हैं 14। ओपेक के सदस्य देश 14 आपको याद रखना है। मुख्यालय वियना, वियना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ओपेक का मुख्यालय याद रखिए वियना। और ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अरे इसमें गेट्स और ब्रिक्स भी बता दूं आपको। ये जो गेट्स है इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये आपका गेट का फुल फॉर्म होता है। और ब्रिक्स, ब्रिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स के बारे में आप जान लीजिए। ब्रिक्स की जो स्थापना है 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। उस समय ये ब्रिक्स ब्रिक था, ब्रिक यानी कि BRIC, एस नहीं था। और इस ब्रिक का अर्थ था ब्राज़ील और रसिया, चाइना, ये और इंडिया, इतने आपकी कंट्रीज थी। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ये ब्रिक्स हो गया, जहाँ पर एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप देखिए, इसी से आप पूरा निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो बी है इसका मतलब है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ये आपके सदस्य देश हैं। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1917, 1923, 1906 और 1911। सही आंसर होगा आपका 1911। 1911 में जॉर्ज पंचम ने भारत में ताज ग्रहण किया था। और ये किया था उन्हें 1910 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उनका राज्याभिषेक हुआ था 22 जून 1911 को। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राहुल कंबल, रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी या बरखा दत्त? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रवीश कुमार। रवीश कुमार की पुस्तक है द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो आप करंट भी पढ़ते रहिए। करंट के देखिए, यहाँ पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र से प्रश्न आ गया, 2019 का था। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो आपका 7 आंसर था। लेकिन आप करंट 2020 का पढ़िए, वहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से या टेरिडोफाइटा से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ये जो टेरिडोफाइटा होता है, यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पर पंख जैसी पत्तियों वाले पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा में कौन से पौधे आते हैं? इनकी जो पत्तियाँ होती हैं पंख जैसी होती हैं, ठीक है। और अब बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा ये जल में उत्पन्न होने वाले पौधे होते हैं, जल में उत्पन्न होने वाले पौधे। और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा वो होते हैं इनके जो पुष्प और बीज से उत्पन्न होते हैं, पुष्प और बीज से उत्पन्न होते हैं। और जिनके पौधों में जो पुष्प आते हैं उनमें बीज होते हैं और उनसे ही उत्पन्न ये होते हैं, तो वो आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। और जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जब बीज फूलों फलों में नहीं पनपते और इनकी टहनियों पर खुली अवस्था में होते हैं। और इनकी जो वो होते हैं बीज, तो इनके जो बीज होते हैं वो फूलों फलों में नहीं पनपते, टहनियों में खुली अवस्था में होते हैं, जिसका ऑप्शन है चीड़।
चीड़, इसको पाइन भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है एपिडर्मिस, ऑरेक्टर पिली, इलास्टिन या कोलेजन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अरेक्टर पिली। अरेक्टर पिली इज द राइट आंसर। अब जो अरेक्टर पिली होती है यह एक चिकनी मांसपेशियों के फाइबर की एक बंडल से बना होता है जो कई रोम और स्वायत्त तंत्र का तंत्र की सहानुभूति वाली शाखा से जुड़ा होता है। यही कारण होता है कि जब हमें ठंड लगती है तो उसकी सहानुभूति से ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देते हैं। तो ये रीजन है आपका। और अब बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस जो होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसके जो नीचे वाला जो प्राथमिक भाग होता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है और त्वचा के नीचे वाले भाग को डर्मिस कहा जाता है। और कोलेजन, कोलेजन होता है ये आपके सामूहिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन का समूह होता है कोलेजन, और ये संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला प्रोटीन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? आपके ऑप्शन है मध्यमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल या दुर्बलता मंडल। तो सही आंसर होगा आपका स्थलमंडल। अब जो स्थलमंडल है यहाँ पर एक थ्योरी होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसके थ्रू आपका जो हिमालय है, हिमालय बनता है या जो गर्त बनती हैं वो बनता है। तो जब मैं ज्योग्राफी आपको डिस्कस कराऊंगा उसमें पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताऊंगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी? 1961, 72, 57 या 69? तो सही आंसर आपका होगा 1961। 1961 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? आपके ऑप्शन है कभी प्रत्यक्ष और कभी व्युत्क्रम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है या मांग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जो आय और मांग के बीच संबंध होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका। अगला प्रश्न है, किस नदी की द्री, मथुन, तलोद, अमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिबांग। दिबांग की ये सभी सहायक नदियां हैं। और ये दिबांग नदी है कहाँ? दिबांग नदी है यहाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम वाले क्षेत्र में। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और लोहित की बात करें तो लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भी असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में बहती है। और बात करें अगर गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी ये तो इंडिया के साउथ में बहती है, यहाँ पर मुंबई में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर निकल के जाती है। और कावेरी, कावेरी भी दक्षिण में बहती है, इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पर गोदावरी नदी को आपकी वृद्ध गंगा कहा जाता है। इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सही आंसर होगा असम। असम में मी दम मी फी ये पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार है जो कि मनाया जाता है। ये आपका 2019 का करंट का क्वेश्चन है कि 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर था जीएस लक्ष्मी। ऐसे ही प्रश्न पूछने जाने की संभावना है अगली परीक्षा में, तो आप उसको कंप्लीट करके रखिए। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो सालवाई की संधि है ये 17 मई 1782 17 मई 1782 को हुई थी, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालवाई की संधि हुई थी, जिसके बाद 1802 में होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके द्वारा सालवाई की संधि आपकी समाप्त कर दी जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1782। 1758, 71 और 69 आपके गलत आंसर होंगे, सही होगा 1782। अब यहाँ पर देखिए कि 2019 का पेपर है आपका और 2010 से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। तो स्पोर्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके जितने भी अवार्ड होते हैं, जितनी भी फेमस बातें होती हैं, वो आप पिछली भी कवर करके रखिए और याद रखिए। देखते हैं प्रश्न कैसा आया था। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन हैं? आपके ऑप्शन थे दत्तू भवन भोकानल, दुष्यंत चौहान, बजरंग लाल ठाकर और सर सिंह। तो आपका सही आंसर बजरंग लाल ठाकर था यहाँ पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? आपके ऑप्शन है डेंटिन, पल्प, सीमेंटम या इनेमल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमेंटम। सीमेंटम जो है वो दांत की जड़ इसी पदार्थ से बनी होती है। प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर शासन किया। ये किसने किया? कदम्बों ने, वांडियारों ने, पांड्यों ने या गंगाओं ने? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वांडियारों ने शासन किया था। तो अब जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टीपू सुल्तान था, ये हैदर अली का उत्तराधिकारी था, जिसने 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। इसने क्या किया था? पादशाह की उपाधि धारण की। और इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष, और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, जैकोबिन क्लब का। तो इसने 3 काम इसके याद रखने हैं कि इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। उसके बाद 1799 में होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वांडियारों का शासन भारत में प्रारंभ हो जाता है। करंट का क्वेश्चन था, अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो ये आपका आंसर था यहाँ पर 2 लाख। बसंत का त्योहार अली आई लिगांग ये किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, असम, उड़ीसा और बिहार। तो सही आंसर है आपका असम से संबंधित है अली आई लिगांग, जो कि बसंत त्योहार पर मनाया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अनुत्तरिक, अस्थिकंद, कक्षक या अंधांत्र। तो सही आंसर है आपका अंधांत्र, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है। अगला प्रश्न पॉलिटी से है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 157 या अनुच्छेद 144। तो सही आंसर आपका होगा अनुच्छेद 144। और बात करें अगर सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में दिया गया है और 144 से पहले ही जो 143 है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति
को अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन जो भी परामर्श उच्चतम न्यायालय देगा वह वो मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो उस परामर्श को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। हमारे क्वेश्चन सीपीओ के एग्ज़ाम के, जो कि ये आप देख सकते हैं 9/12/2019 का ये पेपर था, जो कि टाइमिंग 10 से 12 वाली शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ था। तो इसके में अपन ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसका पहला पार्ट, उसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज 25 क्वेश्चन और, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन एक पेपर ही कर लिए हैं। अब इसके बाद का जो सेकंड पेपर होगा उसके क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके डाउट रहते हैं उनको कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।